हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की क्लास जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, इसे मिस नहीं करना है। अगर आप बच्चों का टारगेट बहुत अच्छा स्कोर करना है साइंस क्लास में, तो ध्यान में रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ रिलेटेड टू स्टडी बताने वाला। साथ में टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सेकेंड टाइप जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम आज पूरा डिस्कस करने वाले। इसके पीछे में कितने क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सिंपल वे से मैं बताने वाला हूँ। साथ में सारा जो भी मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको करना क्या है, उसे समझ के एक नोट टाइप में बना लेना है, अच्छी तरीके से लिख कर रख लेना है। एक बार आपने इसका नोट्स बना लिए तो आपको देखने की जरूरत नहीं, बस इसी को रिवाइज करते जाइए, सारा टॉपिक क्लियर होते जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, जिसका होप सो कि उसका जो भी टॉपिक है आपका क्लियर हो चुका होगा, उसके भी नोट्स बन चुके होंगे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल आप बच्चे लोग, पहले मैं बता देता हूँ कि आप बच्चे लोग पढ़ते कैसे। आपने हेडिंग पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, ओके, और केमिकल रिएक्शन लिख लिया। इसके मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का आप क्या करोगे, स्टेटमेंट लिख लोगे, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, व्हेन सिंगल सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ओके, और सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इतना सिंपल स्टेटमेंट लिखोगे और एक आधा एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आप लिख लोगे। ये आपका तरीका। अब देखिए, मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना है और समझना है किस तरीके से पढ़ा जाता है, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें से कुछ भी चीज मिस ना हो। चलिए देखते हैं। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले एक्टिविटी 1.5 के ऊपर आपको नजर डालनी पड़ेगी। उस एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। उसमें एक लड़की का पिक्चर दिया है, वो हाथ में एक टेस्ट ट्यूब लेके है, उसमें क्या एक स्पिरिट लैम्प भी है। देखिए, ये एक्टिविटी इस तरह का पिक्चर दिया है, इसमें डायग्राम दिया है, इसमें एक्टिविटी 1.5 में। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि इसमें क्या चीजें यूज की जा रही है। देखिए, यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, एक्टिविटी, इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है करके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए इसी एक्टिविटी को लेके हम सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो सब्सटेंस और कंपाउंड यूज हो रहा है, दैट इज FeSO4, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फेरस सल्फेट। देखिए, लिख चुका हूं फेरस सल्फेट। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को बोला जाता है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। देखिए, सिंपल टेस्ट ट्यूब नहीं, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, जो हीटिंग पर्पस के लिए लेबोरेटरी में अंडर द टीचर्स असिस्टेंट यूज की जाती है। ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया, फेरस सल्फेट लिया गया। देखिए, कुछ बच्चों की क्वेरीज भी है कि हमें केमिकल रिएक्शन उतने अच्छे से समझ में नहीं आता है, फॉर्मूलेज कैसे याद में रखें, इसके बारे में भी मैं आपको गाइडेंस करूंगा, किस तरीके से फॉर्मूलेज याद में रखना है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं। फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट को समझना पड़ेगा आपको। आयरन सल्फेट भी इसका नाम है, दूसरा नाम क्या है, आयरन सल्फेट। तो दो नाम है FeSO4 के, फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट। इसका तीसरा नाम भी है। ये तीनों नाम आप जब भी केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला लिखोगे तो उसके बाजू में आपको सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बना लेना है और उस केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर देना। सबसे सही तरीका है, ध्यान में रखिएगा, जो केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं उसकी, उसमें जो कंपाउंड्स यूज है उसकी प्रॉपर्टी बाजू में लिख लेना, जितनी भी आपको आती, जो कि मैं ये बता रहा हूँ। फेरस सल्फेट, ओके, फेरस सल्फेट नाम है इसका। आयरन सल्फेट भी नाम है, ध्यान में रखिएगा। इसी को और एक नाम दिया गया है ग्रीन विट्रियोल। ये चीज याद में रखिए, नोट कर लीजिए आप, ग्रीन विट्रियोल, ओके, ग्रीन विट्रियोल ये नाम इसका है। फेरस सल्फेट, यह फेरस सल्फेट की चार चीजें याद में रखना है बच्चों को। फॉर्मूला FeSO4, पहला नाम फेरस सल्फेट, या फिर इसे आयरन सल्फेट, या फिर इसे ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या गया, अब एक्टिविटी पे आते हैं। अभी जो फेरस सल्फेट है, थोड़ा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये टोटली NCERT से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कुछ भी चीजें आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको सारी जानकारी होना जरूरी है। एक्चुअली फेरस सल्फेट जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में, देखो क्रिस्टलाइन, हर एक वर्ड का मीनिंग के साथ में समझाने वाला हूं। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, शुगर किस फॉर्म में रहता है, ठीक है, बारीक बारीक दाने के फॉर्म में रहता है, उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट, शुगर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब रहेगा, देखिए ध्यान में रखिएगा,
क्रिस्टल के फॉर्म में जब कोई भी चीज प्रेजेंट रहती है उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों कहा जाता है, ये भी आप बच्चों को अच्छे से, ये हम जब हम एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें ये टॉपिक पूरा डिटेल में हम लेने वाले। शॉर्टकट में बता दो, क्रिस्टलाइन फॉर्म वो होता है जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, जो भी सब्सटेंस क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है कुछ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। लेकिन यह आपको ध्यान में रखना है, जब हम फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म फॉर्मूला है ये भी आपको बॉक्स में साइड में लिख के रख लेना है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट फॉर्मूला FeSO4.7H2। अब 7H2 क्यों लिखा गया भी, इसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहते हैं जिससे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, जो थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले। तो इसका ही फॉर्मूला ध्यान में रखो। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है फेरस सल्फेट का, FeSO4.H2O। अब यह देखिए केमिकल रिएक्शन में तो ये H2O यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब उसका आता है जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब रहेगा तो इसका जो कलर रहता है ये भी आपको अच्छे से बॉक्स में लिख के रखना है। ग्रीन कलर रहता है, कौन से कलर के फॉर्म में रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जब ये फेरस सल्फेट रहेगा ग्रीन कलर। ये सब एमसीक्यूज लेवल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इतना सब कुछ बुक में नहीं दिया लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछते, ये सारी जानकारी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते देखिए, ये हो गया फेरस सल्फेट के बारे में सारी जानकारी। ओके, अब आते हैं एक्टिविटी को। जब इस फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे, ओके, तो कहाँ हीट करना है हमें, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना है। देखिए ये इसको पकड़ने के लिए दिया है, ओके, पकड़ने के लिए दिया है। बॉइलिंग टेस्ट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, चिमटा टाइप में दिया है। और इस टेस्ट ट्यूब को जब इस बर्नर के ऊपर, ठीक है, ओके, इस बर्नर के ऊपर या तो जो भी हीटिंग प्लस यूज होगा वहां लेबोरेटरी में, ठीक है, तो इसमें से जब फ्लेम निकलेगी तो इसका जो बॉटम रहेगा टेस्ट ट्यूब का, वहां फ्लेम जब जाएगी तो ये अंदर देखिए डॉट डॉट करके दिया, दिस इज व्हाट फेरस सल्फेट। तो जैसे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब हीट होना चाहिए, अंदर जो फेरस सल्फेट है वो भी हीट होगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है इसमें, जो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अगर ये देखो इतना डीप में तो ये एक्टिविटी में दिया नहीं है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। जब ये इवेपोरेट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या बचेगा, फेरस सल्फेट बचेगा। तो ओरिजिनल कलर क्या था इसका, ग्रीन, ओके, ग्रीन कलर था। जब वाटर मॉलिक्यूल हीट करने से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगी इसमें से। अब जो सॉलिड FeSO4 बचेगा वो व्हाइट कलर रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ओके। वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएंगे तो व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट इसमें रह जाएगा। और कंटिन्यू हीटिंग करना है, जब ये व्हाइट कलर में आ जाएगा और कंटिन्यू जब हीटिंग करेंगे हम, अब क्या होगा, अब ये देखते हैं एक्टिविटी में क्या होने जा रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, FeSO4 जो व्हाइट कलर में, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट करने के बाद इसे कंटिन्यू हीट कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखना है। अब देखिए ये जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, सॉरी फेरस सल्फेट है, वो सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए एस लिखेंगे। अब जब इसे हीट करेंगे हम, कंटिन्यूअसली हीट करेंगे, तो ये सिंगल फेरस सल्फेट डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन से प्रोडक्ट मिलती है यहाँ सबसे पहले आएगा Fe2O3, ओके, Fe2O3। साथ में जो प्रोडक्ट्स यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं SO2 और SO3 मिल रहा है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हमने ये केमिकल रिएक्शन लिखा है। अब इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड कंटिन्यूअसली इट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में मिलेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं इस फेरस सल्फेट को जब हीट करें तो ये जो वेपर्स रिलीज हो रही है, किसकी वेपर्स होगी इसमें, ये SO2 और SO3, ओके। ये गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैसियस स्टेट में गैसेस रिलीज हो रही है। अब देखिए जब ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे लेबोरेटरी में, तो आप ये एक्टिविटी जैसी करोगे तो आपकी जो नोज है इसको दूर रखना पड़ेगा। इसका स्मेल जो है या तो ये जो गैसेस रिलीज है हमारे बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो उसमें से थोड़ा भी गैस जो SO2 और SO3 हमारे बॉडी में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, ओके। अब
इसका जो प्रॉपर्टी है, अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, इसका यूज क्या है ध्यान में रखिएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अगर किसी चीज पे अगर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे उसे आप ये गला देगा पूरा। ध्यान में कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना डेंजरस होता है। तो ऐसे डेंजरस एसिड बनाने के लिए SO2 और SO3 गैस का यूज करते हैं। ये जो गैसेस है हाईली सॉल्युबल इन वाटर रहता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करते जाना है बुक में, नोट के फॉर्म में। देखिए अगर ये सारा अच्छे से लिख लिया तो आपको दूसरी कहीं की चीज कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये SO2 और SO3 जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म होता है। दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड। कितना डेंजरस है, ध्यान में रखा। ऐसे डेंजरस एसिड बनाने के लिए इस तरह की गैसेस यूज करते हैं और ये ब्रीदिंग के थ्रू अगर हमारे बॉडी में चले जाती है तो पूरा जो हमारा ब्रीदिंग है वो चोक हो जाएगा। मतलब इट इज वेरी डेंजरस गैसेस। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के वक्त हमें बहुत प्रिकॉशन लेके परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। अब देखिए फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड है, हीट करने से कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन का हम स्टेटमेंट लिखेंगे, when single substance or single reactant converted into two or more product। सिंगल रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म रहेगी उसे रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ध्यान में रखिएगा कंडीशन रहेगी ये एरो के ऊपर, क्या कर रहे हैं हम इसे हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तभी ये कन्वर्ट होगा, ओके। और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो देखिए या 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं सिंगल सब्सटेंस से, सिंगल कंपाउंड से। सो व्हेन सिंगल सब्सटेंस और सिंगल कंपाउंड, सिंगल रिएक्टेंट under certain condition converted into 2 or more product, such a chemical reaction is known as a decomposition reaction। होप सो कि decomposition reaction समझ में आया होगा, एक्टिविटी आप बच्चों को समझ में आ चुकी होगी, ओके। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को अच्छे से लिखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो स्टेटमेंट मैंने बताई है उसे पॉज करके अच्छी तरीके से सुन के लिख लेना है आपको। उसके बाद ये रिएक्शन लिखने ध्यान में रखिएगा, ओके। तो होप्स कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बच्चों को समझ में आ चुका होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो हम इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स लेने वाले हैं, ओके। उसमें आएगा देखिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अलग अलग टाइप की, ठीक है। जिसमें आएगा पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आएगा what decomposition reaction carried out due to the passage of current, okay। उसके बाद आएगा decomposition reaction in presence of sunlight, जिसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हो सके आज की एक्टिविटी आपको समझ में आओगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे वाले वीडियो में इसके सारे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और भी फास्ट हम जाने की कोशिश करेंगे, बट थ्रू आउट विदाउट मिसिंग एनी टर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।